देश आजाद होने के बाद स्थिति जो थी बदल गई। प्रारंभ में क्या था, जब ये संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो उसने भारी मन से संविधान सभा में शामिल होना तो स्वीकार कर लिया था सरकार में, लेकिन वो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहती थी। वो लगातार उसमें अड़ंगा लगाने का कार्य कर रहे थे। तो प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या जो थी वो 211 ही थी जब ये संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठी। लेकिन जब ये घोषणा होगी कि देश आजाद हो जाएगा, तो उसके बाद धीरे धीरे देशी रियासतों के प्रतिनिधि, जो देशी रियासतें थे, उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने शुरू कर दिए। और साथ ही मुस्लिम लीग के वो सदस्य जो भारतीय क्षेत्र में थे, जो पाकिस्तान क्षेत्र में आगे पाकिस्तान चले गए, उन्हें छोड़कर जो भारतीय क्षेत्र में भारत में बसे हुए थे, वो भी संविधान सभा में सम्मिलित हो गए। तो देश की आजादी के बाद जो संविधान सभा था उसका पुनर्गठन किया गया। और इसके तहत ये जो 389 सदस्यों वाली संविधान सभा थी, अब पुनर्गठन के बाद ये 299 सदस्य इसमें रह गए, जिसमें 70 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से थे, इन्हें भेजने थे। इसके अलावा बाकी 229 सदस्य भारतीय प्रांतों से आए हुए थे। तो ये जो संविधान बना रही थी उसमें संविधान सभा में इतने सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 इस दिन संविधान सभा के प्रारूप समिति इसका गठन हुआ और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इस समिति में अंबेडकर समेत 7 सदस्य थे। दूसरे गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्णन अय्यर, चौथे कन्हैयालाल माणिकलाल के.एम. मुंशी, पांचवें सदस्य मोहम्मद सादुल्लाह, छठे सदस्य बी.एल. मित्र, सातवें सदस्य जो थे वो डी.पी. खेतान। ये 7 सदस्यों की प्रारूप कमेटी जो था, ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बी.एल. मित्र जो थे 1900 कुछ समय बाद 1948 में इनका स्वास्थ्य जो था वो बहुत खराब हो गया, इसलिए इन्होंने इस प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पर एन माधवराव इनका इसमें चुनाव किया गया और डी.पी. खेतान की 1948 में ही मृत्यु हो गई। इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचार्य इन्हें संविधान सभा का सदस्य, प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। ये जो प्रारूप समिति थी इसने काफी तेजी से कार्य किया। अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी के गठित होने के बाद से लेकर फरवरी 1948 इस समय तक जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसने ड्राफ्ट तैयार कर लिया और संविधान सभा के सामने ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। इस पर संविधान सभा में विचार विमर्श करने के लिए 8 माह का समय जो था वो संविधान सभा को दिया गया। उसके बाद अक्टूबर 1948 जो था उसमें दोबारा से संविधान सभा के सामने ये ड्राफ्ट रखा गया। इसमें विचार करने के बाद बदलाव वगैरह सब कर दिए गए।
कुल 6 महीने से भी कम समय में ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस दौरान इस कमेटी की 141 बैठकें जो थी वो संपन्न हुई। अक्टूबर 1948 में जब दूसरी बार ड्राफ्ट सामने रखा गया संविधान सभा के, उसके बाद उस पर 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन ये 15 नवंबर 48 से लेकर 17 अक्टूबर 49, एक साल से भी कुछ थोड़े समय तक ये चला। इसके बाद तीसरा वाचन जो था ये 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा का या संविधान सभा ने संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया, कंप्लीट। 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान जो था वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ। छब्बीस जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। उसके पीछे देखिए कारण क्या था। पूरा तो ये 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन क्योंकि जो दिसंबर 1929 में अखिल भारतीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि वो 26 जनवरी 1930 के दिन लाहौर रावी नदी के किनारे भारत का झंडा फहराएंगे और उसे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में 1930 से मनाने आ रही थी। तो उसी के कारण इन्होंने 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। अब देखिएगा 26 नवंबर 1949 को देखिएगा ये जो संविधान था जो इन्होंने तैयार किया था, इसमें टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी इस संविधान में। लेकिन 26 नवंबर को इसके सारे अनुच्छेद जो थे वो लागू नहीं किया गया था, केवल 15 अनुच्छेद ही 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए, जिनमें 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393। टोटल ये 15 अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर को लागू किए गए। उसके बाद अन्य जो अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किए गए। उससे पहले जो संविधान सभा थी इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति जो था वो नियुक्त किया और 26 जनवरी से संविधान सभा थी ये पूर्णतः विधायिका के रूप में कार्य करने लगी। देखिएगा ये जो संविधान सभा थी ये सिर्फ संविधान सभा नहीं थी। सितंबर 1946 में कार्यभार संभालने के बाद ये जो संविधान सभा थी ये 2 तरीके से कार्य करती थी। एक
संविधान सभा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस नाम ले रहे हैं, दूसरा विधायिका के रूप में भी कार्य यही सदन जो था विधायिका के रूप में ही कार्य किया करता था। दोनों कार्यों के लिए अलग अलग मीटिंग हुआ करती थी और उनके अध्यक्ष भी अलग अलग थे। संविधान सभा का अध्यक्ष हमें पता है, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जब विधायिका के रूप में सदन कार्य करता था तो डॉक्टर मावलंकर ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। 17 नवंबर 1947 को पहली बार संविधान सभा कानून बनाने के लिए विधायिका के लिए बैठी थी। तो इस प्रकार दोहरी भूमिका जो थी संविधान सभा निभा रही थी। संविधान सभा ने इसके अलावा कुछ और कार्य किए, जैसे इस सभा ने 22 जुलाई 1947 इस दिन राष्ट्र ध्वज इसे अपनाया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 इस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान इन्हें अपनाया। राष्ट्रगीत जो था ये वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण गण, ये जो था इन्हें इसके रूप में स्वीकार किया। और 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान सभा की दोहरी भूमिका समाप्त होगी। अब ये संविधान सभा नहीं थी, केवल विधायिका थी। संविधान सभा जो थी इसने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इतना समय संविधान के निर्माण में लगाया। इसने कुल 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। ये जो सभा थी इसमें कुल 114 बैठकें की और इस सब में लगभग 63,96,96,000 कुछ रुपए का खर्च जो था वो इस सारे कार्य में आया। देखेगा संविधान सभा की कुछ लोग आलोचना भी करते हैं अलग अलग मामलों को लेकर। जैसे इसका एक आलोचना की जाती है कि ये बहुत खर्चीली और इसमें बहुत सारा समय लगा था। अमेरिका का संविधान जो था वो सिर्फ 4 महीने में बनके तैयार हो गया, लेकिन इसे लगभग 3 साल लग गए। इसके अलावा इस पर आरोप लगाया जाता है कि ये पूर्ण रूप से भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। देखिएगा संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो आनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया गया था। ये जो संविधान सभा के सदस्य थे ये सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। इन्हें हिंदू, मुस्लिम व सिख समुदायों के प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रांतों में जो इन समुदायों के सदस्य थे उनके द्वारा चुना गया था। जैसे राज्यसभाओं में बिना चुनाव के कुछ सदस्यों का मनोनयन होता है, जिस पार्टी के पास जितने सदस्य होते हैं वो उसका चुनाव करता है, इसी प्रकार इसके द्वारा किया गया था। तो ये सीधे चुने नहीं गए थे। उस समय की जनसंख्या के आधार पर लगभग 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से संविधान सभा का चुनाव किया गया था। तो यानी एक प्रतिनिधि जो था वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था इस संविधान सभा का। ग्रेनविले ऑस्टिन ये ब्रिटेन के फेमस संविधान विशेषज्ञ हैं। इन्होंने इस पर आरोप लगाया था कि ये संविधान सभा पूरे देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। ये केवल इसमें अधिकांश सदस्य जो थे वो कांग्रेस
इसके थे। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। इसके आधार पर इसकी आलोचना की थी। इसके अलावा विंसेंट चर्चिल जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल थे, इन्होंने इस पर आरोप लगाया था कि एक भारत के बस बड़े समुदाय की प्रतिनिधि मात्र है संविधान सभा जो है। तो लोगों ने कुछ आधारों पर इस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, लेकिन वो समय और था, भारत जो था वो ब्रिटेन का गुलाम था और इस संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो ब्रिटिश कानूनों के नियमों के हिसाब से हुआ था। संविधान सभा जब बैठी तो देश आजाद होने के बाद सबसे पहले उसने भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी रद्द कर दिया। इसके अलावा ब्रिटेन के जो दूसरे कानून थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया। भारत संविधान सभा ने अपने बनाए कानून के द्वारा 26 जनवरी 1949 के बाद कानून चलाना शुरू कर दिया। तो ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है। धन्यवाद।